Hello friends, welcome to Section Classes YouTube channel. I hope you are all fine. Today I will talk about RPF Constable and SI Notification 2024, which is a good news for RPF aspirants. Yes friends, finally the vacancy of RPF Constable and SI have been officially given. About this notification, here I will talk about its details, which will be good information for new aspirants. So let's talk about the details of this notification. Here, first I will talk about RPF Constable and next I will talk about RPF SI, that is Sub Inspector, which you will get information about both in the same video, so stay tuned till the end. Okay, then let's talk about RPF Constable. तो चलिए बात करते हैं इस नोटिस के बारे में। नोटिस है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RPF 02/2024 जो रिक्रूटमेंट ऑफ कंस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के नाम से है, जिसका कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 15 अप्रैल 2024 एंड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है आपको 14 मई 2024 रात्रि 11:59 तक का समय दिया है। यानी कि आपको जो फॉर्म भरने का समय दिया गया है वो 15 अप्रैल से 14 मई 2024 तक है। एंड नेक्स्ट है डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी जो है वो आपको 15 मई 2024 से 24 मई 2024 तक का समय दिया है। यानी कि आपको जो है 10 दिन का समय दिया गया है अगर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मेंशन इन द टेबल बिलो। यानी कि जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स है जो एलिजिबल है वो इस पोस्ट नीचे दिए गए जो पोस्ट के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे। एंड बात करें कंस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट की तो ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है या पे लेवल 3 की जॉब है, जिसका कि इनिशियल पे 21,700 है और ग्रेड पे जो होता है वो आपको 2,000 होता है। एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो है B1 है। एज एज ऑन 1/7/2024 जो है 18 से 28 ईयर्स दिया है। यानी कि आपको जो है इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि कोविड-19 के कारण है। और ये जो है एज रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ इस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आया है इसके लिए है। बाद बाकी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसके लिए एज जो है आपका वहीं 18 से 25 ईयर्स का रहेगा। अगर बात करें टोटल वैकेंसी की तो टोटल वैकेंसी जो है सभी RRBs में मिला करके 4,208 है जो कि ठीक ठाक वैकेंसी है। अब बात करें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तो ये लगभग में हर वैकेंसी के लिए लगभग सेम रहता है। खास करके इससे पहले भी डिस्कशन हो गया है जो कि RRB ALP या टेक्नीशियन में भी यही सारा चीज़ दिया हुआ था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ है जो देखने लायक है क्योंकि इसमें दिया गया है। फोर्थ पॉइंट में देखिएगा, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन को भरिएगा वो आपके प्रोविजनल बेस्ड होगा डिटेल्स, और बाद में जो है अगर आप कुछ भी इधर उधर करके भरते हैं तो उसका जो है स्क्रूटनी किया जाएगा DB के समय में। इसीलिए जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है वो अपने जो है इंश्योर कर ले कि आपका सही है कि नहीं है, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से हो, एज से हो, कास्ट से हो, कैटेगरी से हो, एट्सेट्रा। जो भी चीज़ आप डिटेल्स भरते हैं वो आपके अनुसार से रहेगा। एंड नेक्स्ट बात करें तो 5 पॉइंट में दिया गया है कि जो भी SC, ST, OBC, WS, EBS जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड कैंडिडेट्स है, चाहे वो फी कंसेशन से हो, रिजर्वेशन हो या एज रिलैक्सेशन से हो इत्यादि जो है वो अपना जो भी डिटेल्स है वो जो है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर ही फिलअप कर दें। एंड सिक्स नंबर पॉइंट में है मेडिकल फिटनेस। तो कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। यानी कि ये जो मेडिकल फिटनेस है तो इसमें कहा गया है कि आप जो है ये इंश्योर कर लीजिए कि आप जो है इस वैकेंसी के लिए जो है मेडिकल सुटेबल है कि नहीं है। जैसे कि B1 मेडिकल आपको दिया गया है तो B1 में आप फिट है कि नहीं। अगर बाद में आप इस मेडिकल में अनसुटेबल होते हैं तो आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट एज है, उसके बाद जो है वहीं एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के बारे में चर्चा किया गया है जो कम्युनिकेशन के लिए होगा। एंड 9 नंबर पॉइंट की बात करें तो इसमें दिया गया है ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी एस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट, जो कि दिया रहता है क्रिएट एन अकाउंट क्रिएट करने के लिए।
If a candidate has already created an account for earlier notification published by RRB during the year 2024, they should use same account credentials to log in. यानी कि जो भी कैंडिडेट 2024 में अगर RRBs के द्वारा आई वैकेंसी के अनुसार आप अकाउंट क्रिएट किए हैं तो इसमें ऑलरेडी आप लॉगिन करके अपना डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। अन्यथा जो नहीं किए हैं तो वो क्रिएट एन अकाउंट करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद दिया है डिटेल्स फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट, जो अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। यानी कि एक बार आपका अकाउंट अगर क्रिएट हो जाता है तो उसमें जो आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। तो इसलिए इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी है। तो ये तो था आपका, ये आपका जो था ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था। ये लगभग में हर वैकेंसीज में दिया जाता है आरआरबी की तरफ से या रेलवे की तरफ से जो भी वैकेंसी निकलता है। और उसमें ये भी कहा जाता है कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो एक बार जो है इसका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें फॉर्म भरने से पहले। एंड है कि 11 नंबर पॉइंट में बात करें, आफ्टर 24 मई 2024 RRBs shall not entertain any representation for modification of the information furnished in the application। यानी कि जो आपको दिया गया है कि 24 मई 2024 के बाद जो है आपको मॉडिफिकेशन के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो भी आपको करेक्शन वगैरह करना है तो इन डेट्स के बीच कर ले। अब बात करें स्टेजेज ऑफ एग्ज़ाम की, तो देयर सेल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि सीबीटी के नाम से होता है। ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिक ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सीबीटी सेल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि अगर जो भी कैंडिडेट्स है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भाग लिए हैं तो उसके परफॉर्मेंस के अनुसार ही आपको जो है पीईटी के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिवी टू द एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी कि जितना वैकेंसी है उसके 10 गुना आपको बुलाया जाएगा। अगर फिर भी अगर कैंडिडेट्स पूरा नहीं होते हैं 10 गुना होने के बाद भी, तो फिर जो है सेकेंड राउंड में फिर से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, चांसेस दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है रेलवे में, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। एंड बैंड आइटम दिया गया है, जो भी आप एग्ज़ाम के दौरान जो भी सामान वगैरह नहीं ले जा सकते हैं पूरी तरह से बैंड है, तो ये दिया गया है। एंड क्लोक रूम की व्यवस्था नहीं है, आप जो भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपकी सामान की जिम्मेदारी खुद पर रहेगी। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस में कुछ खास नहीं है। 1.5 में बात करें तो कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CN विल बी समरली रिजेक्टेड एंड विल बी डिबार्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ RRB एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC। यानी कि जो भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और भविष्य में जो भी RRB और RRC के द्वारा एग्जाम्स होंगे उससे उसको वंचित कर दिया जाएगा। एंड 1.7 में बात करें, कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट और PSU और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल एंड शुड नॉट अप्लाई। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स जो भी जॉब में है अगर उसको जो है जॉब से डिसमिस किया गया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिया के जो है सर्विसमैन हो या स्टेट गवर्नमेंट के या PSU या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हो, तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एंड 1.8 में है कि जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है वो आपके जो है मैट्रिकुलेशंस के अनुसार से रहेगा। जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपका चेंज नेम है तो चेंज नेम मेंशन कीजिए, बाद बाकी जो है डिटेल्स आपका मैट्रिकुलेशंस के सर्टिफिकेट्स के अनुसार ही रहेगा। उसके बाद 1.9 में आपका सिग्नेचर है कि आपका सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। उसके बाद 1.13 में देखिए राइट टू अपॉइंटमेंट। ये जो है राइट टू अपॉइंटमेंट मतलब जो आपका अपॉइंटमेंट का जो अधिकार है वो RRB की तरफ से नहीं है। RRB सिर्फ जो है सुटेबल कैंडिडेट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजता है और उसके अनुसार ही उसको नियुक्ति दिया जाता है। उसके बाद जो है 1.14 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो इनिशियल ट्रेनिंग एंड ओनली स्टाइपेंड विल बी पेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। यानी कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो उसको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जो है जो भी कैंडिडेट है उसको किसी भी जोन में रिक्रूट नियुक्त कर सकता है, पोस्टिंग दे सकता है। एंड है फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी जो SC एंड ST कैंडिडेट्स को मिलते हैं उसके रिक्वेस्ट के आधार पे, जिसके एवज में आपको जो है आपका जो
कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो ले जाना पड़ता है। एंड 1.18 में दिया गया है कि आरआरबी रिजर्व द राइट टू चेंज मॉडिफाई एड और डिलीट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर द सीएन एज नेसेसिटेड एंड एप्लीकेबल एट एनी स्टेज, यानी कि आरआरबी के पास वो सारा अधिकार सुरक्षित है इस सीएन के लिए। अगर इसमें कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, ऐड करना है या डिलीट करना है कोई टर्म एंड कंडीशंस को, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद 1.19 में दिया है आरआरबीज में शेयर विद द कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स देयर स्कोर्स मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिक्रूटमेंट विद अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आप यहाँ रिक्वेस्ट में टिक करते हैं तो आपका जो स्कोर्स मार्क्स है वो अदर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर या जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू है या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कर सकता है। अगर आप रिक्वेस्ट में टिक नहीं करते हैं तो आपका नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स को एडवाइस दिया जाता है कि आप अवॉइड एनी कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है कि अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है इंटरनेट या वेबसाइट ट्रैफिक के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए जो है आप फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें। एंड उसके बाद आपको हेल्पलाइन फॉर कैंडिडेट्स दिया गया है। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू वगैरह है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आपको जो है 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। ऑल वर्किंग डेज में आप फ़ोन कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, जो कि नीचे दिया गया है आपको। उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस जो है B1 है, तो B1 मेडिकल फिटनेस है, तो उसमें क्या क्या आता है तो आप जो है यहाँ पे www.indianrailway.government.in पे जाके देख सकते हैं, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में। उसके बाद 4.0 में बात करें नेशनलिटी और सिटीजनशिप की, तो कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी कैंडिडेट है वो इंडिया के सिटीजन्स होंगे तो ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अदर कंट्रीज़ के लिए नहीं दिया है मौका। उसके बाद 5.0 में बात करें तो यहाँ एज लिमिट का दिया गया है, तो आप देख सकते हैं 18 से 25 साल जो है पहले की वैकेंसीज में दिया जाता था, वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अभी जो है इस वैकेंसी के लिए सिर्फ 18 से 28 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन जैसा आपको मिलता है वो मिलेगा ही, जैसे एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का छूट मिलता है, ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स जो है उसको 3 साल का छूट मिलता है। और बाद बाकी जो एक्स सर्विसमैन फीमेल्स वगैरह है ये सब दिया गया है। अगर 5.2 की बात करें डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपका एज ग्रुप जो है 18 से 28 ईयर्स, तो अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, जो भी यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं 2/7/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 2/7/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। एंड एससी एंड एसटी कैंडिडेट है तो उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 2/7/1991 से पहले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ दिया है लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/7/2006 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट में कुछ खास नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको बता दिया गया है ऊपर में ही, जो मेट्रिकुलेशन है मिनिमम क्वालिफिकेशन। एग्जामिनेशन फी जो है फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रखा गया है, 500 रुपया है एग्जामिनेशन फ़ी। एंड फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल मिनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBC, उसके लिए जो है 250 रुपया रखा गया है। उसके बाद मोड्स ऑफ पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा, डेबिट क्रेडिट UPI आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC जो कैंडिडेट्स हैं जिसको फी रिलैक्सेशन दिया गया है, दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन ₹15,000 एंड आर एलिजिबल फॉर कंसेशनल फ़ी, यानी कि जो भी कैंडिडेट है अगर उसका एनुअल इनकम जो है 50,000 से कम है तो वो EBC में आएंगे और उसको जो है फ़ी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद है रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी जो है जो भी कैंडिडेट CBT में अगर अपीयर होते हैं तो उनको जो है रिफंड किया जाएगा, और जो नहीं एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो उसको रिफंड नहीं किया जाएगा।
रिफंड के रूप में आपसे जो है आपको 400 रिफंड किया जाएगा, और जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं 250 रुपया उसको रिफंड किया जाएगा। उसके बाद आपको वर्टिकल रिजर्वेशन है और नीचे दिया होगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस। अगर वर्टिकल रिजर्वेशंस की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशंस क्या है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन जब एक कैंडिडेट किसी भी जो रिजर्वेशन क्लास के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन परीक्षा व्यवस्था में उच्च अंक प्राप्त कर लेता है, तो वह सामान्य वर्ग में भी चयनित हो सकता है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट जो है उसको रिजर्वेशन में वो आते हैं, अगर वो जनरल कैंडिडेट के बराबर मार्क्स लाते हैं, तो उसको जो है उसका सिलेक्शन जनरल में ही किया जाएगा। एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है, जब कोई कैंडिडेट किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन करता है, तो वह चाहे कितने भी उच्च अंक प्राप्त कर ले, तो भी वह केवल आरक्षित पदों में ही अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह हो गया, PWBD कैंडिडेट्स है, तो ये जो है चाहे फर्स्ट क्यों ना कर जाए, तो ये अपना रिजर्वेशन के दायरे में ही रहेंगे उसका सिलेक्शन। उसके बाद EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, वो जानते होंगे जो EWS कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बता दिया गया आपको। एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया है क्राइटेरिया, क्या क्या कौन कौन कंडीशन में आप एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फॉर्म प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी कि जो अभी काम कर रहे हैं कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। जैसे कैंडिडेट्स सर्विंग इंक्लूडिंग दोज अंडरगोइंग इंडक्शन ट्रेनिंग और प्रोबेशन इन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवेज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स may apply directly to the RRB duly informing their employer. Shortlisted candidates should produce an NOC from the employer on the date of debut, failing which their candidature will be cancelled. यानी जो भी कैंडिडेट पहले से जॉब में है, उनको DB के दौरान जो है NOC देना पड़ता है, जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। इसलिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो अपने जो है जो भी आपका अथॉरिटी ऑफिसर है या सेक्शन है या ऑफिस है, तो वहाँ आप इन्फॉर्म करके ही भरें, जिससे कि आपको NOC लेने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे अगर बात करें, तो कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRB। जो भी कैंडिडेट है, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, वो किसी भी RRBs के वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। And multiple applications by a candidate will lead to rejection of all the applications and debarment। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा आवेदन कर रहे हैं या किए हैं, तो आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और भविष्य में आपको एग्ज़ाम देने से भी रोक दिया जाएगा। अब बात करें द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। जो भी आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो इन सारे स्टेजेज में होगा, यानी कि मुख्य तौर पे 3 स्टेज में होगा। जैसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT, एंड नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद दिया है इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स थ्रू RRB वेबसाइट एंड SMS एंड ईमेल। यानी कि जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा इन्फॉर्मेशन, वो आपको SMS और ईमेल के माध्यम से दे दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और दिया है कि आपका कोई रिक्वेस्ट नहीं सुना जाएगा, चाहे वो एग्जामिनेशन वेन्यू के चेंज से हो, डेट से हो, शिफ्ट से हो। अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसका जो लेवल होगा क्वेश्चन का, वो क्या होगा, 10th या मैट्रिक लेवल का होगा। यानी कि ठीक है, हर एग्ज़ाम्स में 10th या मैट्रिक लेवल का ही रहता है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। अब बात करें पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT की, तो टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट एंड टोटल क्वेश्चंस 120 रहेंगे। यानी कि 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एंड कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर इस करेक्ट आंसर, यानी कि एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, और एक गलत मार्क के लिए आपको 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। एंड यह मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी दे दिया है। UR एंड EWS एंड OBC NCL के लिए 35% है, SC एंड ST के लिए 30% है, यानी कि इतना कम से कम आपको लाना ही पड़ेगा। एंड B नंबर पॉइंट में है द मार्क्स स्कोर्ड इन CBT शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि जो है
आपका सीबीटी का जो मार्क्स होगा नेक्स्ट स्टेज के लिए ही नेक्स्ट स्टेज के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसका आधार होगा। अगर सिलेबस ऑफ सीबीटी की बात करें तो सीबीटी का जो सिलेबस है वही अर्थमेटिक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, यानी कि मैथ से आपका 35 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चंस, और रीजनिंग से जो है आपका 35 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस यानी जीके एंड जीएस से आपका जो है 50 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं ये जो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस से कौन कौन सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपको दे दिया गया है पूरा डिटेल्स, आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल मेजरमेंट पीएमटी। तो ये देख सकते हैं इसका जो क्राइटेरिया है आपका मेल और फीमेल के लिए अलग अलग किया गया है। जैसे कंस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल है तो वो 1600 मीटर्स दौड़ है, उसके लिए 5 मिनट 45 सेकेंड में। लॉन्ग जंप जो है 14 फीट है, और हाई जंप जो है 4 फीट है। वहीं अगर कंस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल कैंडिडेट के लिए देखा जाए तो उसके लिए 800 मीटर का दौड़ है जो कि 3 मिनट 40 सेकेंड है, और लॉन्ग जंप जो है 9 फीट है, एंड हाई जंप जो है 3 फीट है। और उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का जो है वो देख सकते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स अगर मेल है तो उसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, और वहीं फीमेल है तो 157 है। और चेस्ट इन सेंटीमीटर्स अनएक्सपेंडेड जो है 80 सेंटीमीटर है, और जो है एक्सपेंडेड जो है 85 है। उसके बाद एससी और एसटी के लिए जो है हाइट 160 है, फीमेल में जो है 152 है, और उसके बाद चेस्ट में दिया 76.2, और जो एक्सपेंडेड फॉर्म में 81.2 रहेगा। उसके बाद दिया है गहर वालिस, गोरखास, मराठास, डोगरास, और ये जो है कैटेगरी वाइज जो है इसके लिए भी जो है हाइट में कंसेशन मिला है। 163 जो है मेल के लिए है, 155 फीमेल के लिए है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फॉर 1600 और 800 मीटर्स इवेंट ओनली वन चांस विल बी गिवन, फॉर द रिमेनिंग इवेंट्स विच लॉन्ग जंप एंड हाई जंप द कैंडिडेट्स विल बी गिवन अप टू 2 चांसेस इज। यानी कि आपका जो दौड़ होगा सिर्फ एक चांस दिया जाएगा दौड़ने के लिए, लेकिन लॉन्ग जंप एंड हाई जंप जो है उसके लिए आपको 2 चांस दिया जाएगा। और जो भी एक्स सर्विस मैन है उसके लिए पीईटी में छूट है। उसके बाद यहाँ दिया है पीईटी या पीएमटी इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, नो मार्क्स आर टू बी अवार्डेड। यानी पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके लिए कोई मार्क्स आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया है कि जो है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है, वो तो बात की बात है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाइएगा, तो आप अपना देख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स है, सर्टिफिकेट्स का क्या क्या फॉर्मेट है ये भी दिया गया है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है, ट्रेनिंग कहाँ होगा क्या होगा। उसके बाद है नीचे में 14.0 में हाउ टू अप्लाई, तो वहीं पहले भी बता दिया गया है कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो पहले जो नए कैंडिडेट है क्रिएट एन अकाउंट कीजिएगा, उसके बाद बेसिक डिटेल्स भरना है। उसके बाद जो है आपका इसमें फ़ोटो जो है देख सकते हैं, फ़ोटो आपको फ़ोटो का साइज़ जो है 32 to 70 KB है, और सिग्नेचर का भी साइज़ आपको 30 to 70 KB है। और जो भी एससी और एसटी सर्टिफिकेट के लिए जो भी पास के लिए भर रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट पे, तो उसके लिए जो है एससी और एसटी सर्टिफिकेट के लिए उसका जो फॉर्मेट है 500 KB है। उसके बाद लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट्स का दिया गया है कि इन सारे आरआरबी वेबसाइट में आप किसी पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसमें ये दिया है कि कैंडिडेट्स मस्ट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड रीचेक बिफोर सबमिशन, यानी कि आपको फॉर्म सही सही भरना है और फिर आपको रीचेक भी कर लेना है। एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि आपका सबमिट होने के बाद उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको मॉडिफिकेशन फ़ी के रूप में 250 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद मीडियम एग्जामिनेशन जो होगा इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा। तो इंग्लिश हिंदी के बाद जो है आपका अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस, वहीं पहले जो चर्चा हो चुका है इस पे।
इनवैलिड एप्लीकेशंस और रिजेक्शंस जो है आपको जो है वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ई कॉल लेटर, यानी एडमिट कार्ड जो आपको दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं। Information and details regarding the CBT schedule and link for downloading the e-call letter will be given on the website of the RRBs. Eligible candidates will also be informed via SMS and email. यानी कि जो भी कैंडिडेट है उसको SMS या ईमेल के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा या वेबसाइट के माध्यम से ई कॉल लेटर से संबंधित के बारे में। Eligible candidate can download their e-call letter for the CBT from the RRB website 4 days before the डेट ऑफ CBT, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम के लिए CBT एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे उनका कॉल लेटर जो है 4 दिन पहले जो है दे दिया जाएगा। एंड हाउएवर इंटीमेशन अबाउट द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी गिवन अबाउट 10 डेज इन एडवांस, यानी कि आपको 10 दिन पहले जो है ये बता दिया जाएगा कि उस शहर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी कि 10 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन की जानकारी दे दिया जाएगा और कॉल लेटर जो है आपको 4 दिन पहले दिया जाएगा। उसके बाद जो है फ्री ट्रेवल फैसिलिटी तो बता दिया गया है। यूज़ ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, अगर कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए आपको वार्निंग दिया गया है, इसलिए आप सचेत रहें। मिसलेनियस में दिया है बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट विल बी रिकॉर्डेड एट एवरी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि आप जो एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ बायोमेट्रिक प्रोसेस से गुजरना होगा। उसके बाद इन केस ऑफ एनी मिसमैच RRB कंसर्न शैल रिजर्व द राइट टू डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट एंड टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ऑन द बेसिस। जी, ये सब चीज़ एब्रीविएशन कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेबल का जो डिटेल्स है यहाँ पे फिर से दिया गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड है। अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं जो है UR के लिए 1450 है, SC के लिए 536 है, उसके बाद ST के लिए जो है 268 है, OBC के लिए 966 है, EWS कैंडिडेट के लिए 357 है। टोटल जो है 3577 वैकेंसी है। मेल के लिए एंड फीमेल के लिए भी अलग से है, 256 UR में है, 95 SC, ST में 47, OBC में 170, EWS में 63। टोटल जो है 631 वैकेंसीज फीमेल के लिए है और 420 वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन जो है उसके लिए 10% ऑफ टोटल वैकेंसीज का रिजर्व रखा गया है। यहाँ नोट भी दे दिया गया है। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन द रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन EXM एंड फीमेल कैंडिडेट्स शैल बी 10% एंड 50% ऑफ टोटल वैकेंसीज रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो भी एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 10% वैकेंसी रिजर्व किया गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40% 15% रिजर्वेशन है। तो ये था आपका वैकेंसी का डिटेल्स। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट दिया है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है या OBC NCL सर्टिफिकेट है, ये सब आप देख सकते हैं। इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह बना सकते हैं। नीचे कुछ खास दिया नहीं है। नीचे में दिया है, अब बात करेंगे RPF SI में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सब कुछ सेम है, बस इसमें वैकेंसीज जो है आपको 452 सभी RRBs में मिला के 452 ही वैकेंसीज है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में सब कुछ सेम है, कुछ चेंजेज नहीं है, सब कुछ है, कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। इसके एग्ज़ाम क्राइटेरिया की बात करें तो आप इसमें भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देख सकते हैं कि आपका जो है 3 स्टेज में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT। थर्ड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB। सेम कांस्टेबल की तरह ही है। इसका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 90 मिनट का होगा। टोटल क्वेश्चंस 120 रहेंगे, यानी 120 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 90 मिनट समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग है और मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी जो UR EWS एंड OBC NCL 35% एंड SC एंड ST जो है 30% है।
सिलेबस ऑफ सीबीटी की बात करें तो वही मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीकेजीएस है, जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स से आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और रीजनिंग से आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और जीकेजीएस से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसका भी स्टैंडर्ड जो होगा वही 10th लेवल होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वही 10 टाइम्स बुलाया जाएगा। सब कुछ सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। वही फ़ोटो जो है आपको इसमें दिया गया है 3270 के बी, सिग्नेचर जो है 3270 के बी। जो भी SC और ST सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होगा PDF फॉर्म में 500 के बी होगा। कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, बस चेंजेस है तो वैकेंसी में है। बस इसका क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं। जो आपका पोस्ट रहेगा सब इंस्पेक्टर लेवल 6 की वैकेंसी है। और इसका जो है बेसिक पे जो होता है 35,400 है। और इसका ग्रेड पे जो है 4200 है, यानी कि काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। सुटेबिलिटी फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी नॉट सुटेबल है, यानी कि जो भी WBD कैंडिडेट है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जो है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो ग्रेजुएट है वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है। अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है आपको टोटल 157 वैकेंसी है। SC के लिए 57, ST के लिए 28, OBC के लिए 104, EWS के लिए 38, टोटल जो है 384 है वैकेंसीज। फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 45 वैकेंसीज है, यानी कि आप पहले भी बताया गया है कि एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन रहता है वैकेंसीज में, और फीमेल के लिए 15% टोटल वैकेंसी का रिजर्वेशन रहता है। आगे फॉर्मेट दिया है, सब कुछ सेम है, चेंजेस नहीं है। यानी कि SI में बस वैकेंसी और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको चेंजेस देखने को मिला, बाद बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, ये था आपका पूरा डिटेल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना प्रिपरेशन चालू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।